हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए अपने अध्याय 1 को शुरू करते हैं और हमारे अध्याय का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, संसार के सभी प्राणी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, किंतु केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ऐसा करने में समर्थ है, क्योंकि लाखों वर्षों के अनवरत विकास के बाद उसने एक ऐसे माध्यम का विकास कर लिया है जो उसके विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट करने में सक्षम है। उस माध्यम का नाम भाषा है। अतः जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, चित्रों में भी हमारे सामने यही दर्शाया गया है। तो अपने भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है, जैसे स्काउटों के द्वारा संकेत देना, कार का हॉर्न बजाकर दूसरों को सावधान करना आदि, ये सब सांकेतिक हैं। लेकिन इन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सीमित भावों और विचारों को ही संप्रेषित किया जा सकता है, अर्थात एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। ये केवल कुछ विशिष्ट भावों और विचारों को ही संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं, अर्थात सांकेतिक भाषा के द्वारा ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्पष्ट तौर पर एक दूसरे की बात को समझ सकें, इसीलिए इसे भाषा नहीं माना जाता। आइए अब जानें भाषा के भेद। तो बच्चों, हम अपने भावों और विचारों को 2 प्रकार से प्रकट करते हैं, मुख से बोलकर और लिखकर। इस आधार पर भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक व लिखित। आइए अब पढ़ें मौखिक भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों और भावों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को सुनने वाला कानों से बातें सुनकर ग्रहण करता है। आपस में वार्तालाप करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, रेडियो और टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यह भाषा का अनौपचारिक रूप होता है। और दूसरा भाषा का रूप है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को व्यक्ति आंखों से पढ़कर ग्रहण करता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन लिखित भाषा में ही होता है। यह भाषा बहुत उपयोगी होती है। इसमें किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है, अर्थात लिखित हमारे पास कुछ भी दस्तावेज होंगे तो वो सबूत के तौर पर काम आते हैं, इसीलिए लिखित भाषा औपचारिक रूप होता है। अब जानेंगे हम भाषा और बोली क्या है। तो बच्चों, बोली का तात्पर्य है भाषा का क्षेत्रीय रूप। कोई भी भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है, अर्थात भाषा का रूप विस्तृत होता है, वो बड़े भूभाग में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय विशेषता के अनुरूप कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इन रूपों को बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, कन्नौजी, मगही, गढ़वाली, मेवाती, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, मैथिली, बघेली, मेवाड़ी। ये थी बोलियां। अब बच्चों, बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है। तब वह बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है, जिसकी गणना आज की समृद्धतम भाषाओं में होती है। इसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली हिंदी भाषा का ही रूप है। आइए अब जानें लिपि क्या है। आरंभ में मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तब भाषा का केवल मौखिक रूप ही प्रचलित था। धीरे धीरे मनुष्य को अनुभव हुआ कि अपने भावों और विचारों को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता है। अतः उसने कुछ ऐसे चिन्हों का विकास किया जिनकी सहायता से वह विभिन्न ध्वनियों को लिख सकता था। इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा गया। अतः ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती।
हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां जानें। जैसे तमिल भाषा की लिपि है तमिल, मलयालम की मलयालम, कश्मीरी की लिपि है कश्मीरी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, बांग्ला की बांग्ला लिपि है और कन्नड़ की कन्नड़ लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, तेलुगु की तेलुगु लिपि है, उड़िया की उड़िया लिपि है और असमिया की बांग्ला लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। हमारे देश में प्रचलित भाषाओं की गणना करना अत्यंत कठिन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो भाषाएं हैं असमिया, तमिल, बांग्ला, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, बोडो, मैथिली, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, डोगरी और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में लगभग 70% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। चलिए अब हिंदी भाषा के मानक रूप को जान लेते हैं। बच्चों, जब किसी भाषा का विस्तार व्यापक क्षेत्र में हो जाता है, अर्थात बड़े क्षेत्र में हो जाता है, तो क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण उसके मौखिक और लिखित रूपों में भिन्नता आने लगती है, इनकी डिफरेंस आने लगता है। हिंदी में भी बहुत से शब्दों के 2 रूप मिलते हैं, जैसे ठंडा और ठंडा 2 अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे अण लिख दिया उसमें, और कई बार अणों की जगह क्या करते हैं, अंग की मात्रा लगा दी जाती है। जाएं और जाए, इसीलिए, इसलिए। आई यो भी लगा सकते हैं और आई बड़ी भी लगा सकते हैं। चिन्ह, चिन्ह अर्थात चौ और आधा न और हो भी लिखते हैं, और च ह न ये भी लिखते हैं। उल्टा, उल्टा आधार ल पूरा भी और अधूरा भी लिखते हैं। बर्फ, बर्फ। चिनगारी, चिंगारी। कई बार नौ को लिख देते हैं और कई बार नौ को अंक की मात्रा के रूप में दर्शा देते हैं। ऐसी स्थिति में देश भर के लोगों की समस्या को देखते हुए हिंदी के विभिन्न रूपों में एकरूपता लाने के लिए हिंदी का एक मानक रूप निर्धारित किया गया है, अर्थात एक रूप बनाया गया है कि ये शब्द इसी तरह लिखा जाएगा, वरना लोग अपने अपनी तरह से उस शब्द को लिखना शुरू कर देते। लेकिन मानक रूप निर्धारित कर देने से इसकी लिखावट में सुधार आया है और सबने एक ही शब्द को अपनाया है। इससे हिंदी के उपयोग में सुगमता और एकरूपता आई और हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ा है। अब बढ़ेंगे हम भाषा के विविध रूप की ओर, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मातृभाषा क्या है। बच्चों, उस भाषा को जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रभाषा की ओर। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चलिए अब जानें राजभाषा क्या है। बच्चों, राजजमा भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इसे एक न समझें। भारत में कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा केवल हिंदी ही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को, और सबसे पहला हिंदी दिवस 1943 को मनाया गया। तो चलिए अब जाने संपर्क भाषा किसे कहते हैं।
संपर्क जमा भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अब हमने भाषा की जानकारी ले ली, अब हम बढ़ेंगे व्याकरण के बारे में, जानेंगे व्याकरण क्या है। बच्चों, जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। ये नियम मिलकर व्याकरण कहलाते हैं। अतः जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग असंभव है। जो व्याकरण का ज्ञान रखता है वही भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकता है। अर्थात किसी भी भाषा को आपको समझने के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण की जानकारी आपको होना जरूरी है। अब बढ़ेंगे हम व्याकरण के अंक की ओर। बच्चों, व्याकरण के नियमों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है जिन्हें व्याकरण के अंक कहते हैं। हिंदी में व्याकरण के 4 अंक हैं। पहला है वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंक के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग और शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंग है इसका शब्द विचार। इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंग है पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, पद रचना, पद भेद और पदों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार। इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने समझा है, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा में किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपने लगातार इसका अभ्यास करना है ताकि आप इस अध्याय में दक्ष हो सकें। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।